हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट अभी कल या परसों आपको प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मैराथन सेशन जो है वो अपलोड हुआ था। आप लोगों का क्वेरी आ रहा था कि अब आप लोगों को एसबीटी का, क्योंकि 15th को पेपर है तो प्री स्ट्रेस का न्यूमेरिकल भी उनको जानना था। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना पॉसिबल नहीं है। आज वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपको लॉसेस, जो आपका चैप्टर है जो एसबीटी में यूनिट नंबर 4 है, कि लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है उसका हम कोशिश करके आज 1 घंटा सवा घंटे में जो इतना भी आपका सारे टाइप के लॉसेस हैं सबका एक या दो न्यूमेरिकल जो है वो हम आपको डिस्कस यहाँ कर देते हैं, जिससे आपको लॉसेस समझ में आ जाएगा। एनालिसिस लॉस से थोड़ा इजी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल आपसे हो जाएगा। अदरवाइज अगर टाइम रहा इस सेशन, अगर हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी और फिर उसके बाद आपके एग्जाम से पहले भी अगर मेरे पास टाइम अवेलेबल रहता है तो हम एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल भी आपको आधे घंटे 45 मिनट का एक सेशन अपलोड कर देंगे, जिसमें 2-3 न्यूमेरिकल सफिशियंट हो जाएगा एनालिसिस वाले पार्ट से। ठीक है। स्टार्टिंग में जो एक दो न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा लेंदी होगा बाकियों के कंपैरिजन में। इसमें जितना टाइम लगेगा इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5 आप देखेंगे वो सब इससे छोटा होगा, क्योंकि वो जो आपके लॉसेज है आपके इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट और वैल्यूज कैलकुलेट करना ये इसमें छुपा हुआ है। बाकी जो आप फ्रिक्शन में जाएंगे, एंकरेज स्लिप में जाएंगे, तो वो सब डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। 3 या 4 वैल्यू आपको गिवन रहेगा, 4 अगर वैल्यूज रिक्वायर्ड है न्यूमेरिकल में, चारों को पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। या नहीं तो 3 दे देगा और कोई एक को क्या करेगा, घुमा के छुपा देगा कहीं पे, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें किल नहीं होगा। स्टार्टिंग के दो न्यूमेरिकल्स में ही आपका सबसे ज़्यादा टाइम अभी फिलहाल लगने वाला है, तो लेक्चर को उसी हिसाब से देखिए। हम इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो पहला दो न्यूमेरिकल जो है वो आपका इलास्टिक डिफॉर्मेशन के ऊपर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों इलास्टिक डिफॉर्मेशन वाला है। 3 आपका आ जाएगा श्रिंकेज का, डिस्कस कर लेंगे। 4 आपका आ जाएगा क्रीप। 5th आ जाएगा आपका फ्रिक्शन। फिर एक एंकरेज स्लिप का भी है, तो स्लिप वाला भी डिस्कस कर सकते हैं। PL/A फॉर्मूला बस उसमें लगना है, तो बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं भी कि अगर थोड़ा टाइम यहाँ तक में अगर बच जाता है तो फिर स्लिप वाला भी यहाँ डिस्कस कर देंगे। अदरवाइज ये सब तो डायरेक्ट आपको बस वैल्यूज पुट करना है। तो मेन ये सारे हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे स्टार्टिंग के इन दो, इसमें ये दो न्यूमेरिकल्स में आपको कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये एक बार अगर आप देख लेंगे लेक्चर यहाँ तक का, तो फिर आपको बाकी वाले आप नहीं भी अगर देखेंगे तो आपका काम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ में कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे और वहीं पे सॉल्व करते चलेंगे। अगर आप एसबीटी के स्टूडेंट हैं तो एसबीटी के स्टूडेंट का क्योंकि पेपर है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि ये लेक्चर आपका प्रीमियर होता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप मेरे साथ साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऑब्वियसली हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, हम एक्सप्लेन करेंगे, उतनी देर में आप अपने आंसर्स निकालने की कोशिश कीजिए। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी पता चल जाएगा, और दूसरा कि जब मेरा आंसर निकल करके आएगा तो आपके आंसर्स मैच हो जाएंगे वहाँ से। चांसेस है कि आपके में अगर कोई गलती नहीं होगा तो या आंसर सेम आएंगे। अदरवाइज क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे ही सही रहेंगे तो आपको अपने आंसर्स उसी में से चेक कर लेने। इनकेस कहीं कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो प्रीमियर लेक्चर है, साथ साथ आप बता भी पाएंगे कि कहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ है। इससे क्या होगा कि हम लाइव चैट में मौजूद रहेंगे तो हम वहीं पे आपको उसी समय रेक्टिफाई कर देंगे, या नहीं तो जो करेक्शन जो भी हुआ होगा वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत शॉर्ट नोटिस में तैयार कर रहे हैं, हो सकता है कैलकुलेट करने में जल्दी जल्दी में कहीं पे कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक हमसे ही हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप खुद भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो साथ साथ आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं या हम कहाँ पे मिस्टेक कर गए हैं। ठीक है, पहले दो न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से सुन लीजिए, यही सब कुछ छुपा हुआ है और इसी के पूछने के चांसेस इसलिए बनते हैं क्योंकि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन 6 मार्क्स के न्यूमेरिकल में आ सकता है। क्वेश्चन पढ़िए। सारे एक एक सब चीज़ इसमें एक एक वर्ड जो लिखा है ना, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है या डेटा है, तो क्वेश्चन समझना भी आना चाहिए। हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं बस आप साथ साथ मेरे आप इसको पढ़ते रहिए। A pre-tensioned concrete beam 100 mm wide and 300 mm deep is pre-stressed by straight wires carrying an initial force of 150 kN at an eccentricity of 50 mm. Modulus of elasticity of steel and concrete are 210 kN per mm square and 35 kN per mm square. Units का भी ध्यान देना है respectively. Estimate the percentage loss of stress in steel due to elastic deformation of concrete if the area of steel wire is 188 mm square.
क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पूछ रहा है अंडरलाइन करते चलते हैं। सबसे पहला चीज़ प्री टेंशन कॉन्क्रीट है। प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम बता देंगे 2 मिनट बाद। उसके बाद डेटा यहाँ दिया है 100 mm वाइड, बी है, डी 300 mm है। बताया था इसमें इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ कुछ नहीं होता है, सिर्फ डी होता है ओवरऑल डेप्थ। तो 300 mm क्या हो गया, ओवरऑल डेप्थ हो गया। प्री स्ट्रेस बाई स्ट्रेट वायर्स। अब स्ट्रेट वायर से अभी फिलहाल आपको कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रेट वायर्स ही पूछेगा। अभी पैराबोलिक वाले आपके सिलेबस के हिसाब से उम्मीद है कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नहीं पूछना चाहिए। इनिशियल फोर्स कितना लगा हुआ है, 150 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इनिशियल। इसेंट्रिसिटी कितना है, 50 mm। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 210। और साथ साथ ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आइडिया क्या होता है हम लोगों को, न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखने की हैबिट होती है। यहाँ वैसे भी 210 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा नहीं स्टील का, तो ये दोनों चीज़ आपस में क्या होगा, मैच कर जाएगा कि 210 कैसे हो सकता है। 2 × 10⁵ पढ़े थे, तो वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में पढ़े थे। 3 0 हटा दिए तो किलो न्यूटन लगा दिए यहाँ, तो यहाँ से 3 0 हट गया, ठीक है। एंड 35 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो गया कंक्रीट का रेस्पेक्टिवली, ये ई पता चल गया। एस्टिमेट द परसेंटेज लॉस। अब आपको लॉस सिर्फ नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है परसेंटेज लॉस, तो ऑब्वियसली आपको पहले लॉस निकालना पड़ेगा। और लॉस निकालने के बाद अगर वहीं पे छोड़ देंगे तो 6 में 4 मिलने के चांसेस है या 5 मिलने के चांसेस है। परसेंटेज लॉस बताना है तो परसेंटेज उसका इनिशियल वाले से परसेंटेज निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं। ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये है आपका जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस का जो न्यूमेरिकल है। कहाँ से पता चलेगा कि किस वाले से लॉस निकालने बोल रहा है, लिखा रहेगा क्वेश्चन में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें लिखा नहीं रहेगा। वैसे आप डेटा देख करके भी समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल्स में आपके मेंशन ही रहेगा कि वो किस वाले मेथड से निकलवाना चाह रहा है। 2-3 मेथड्स को भी हो सकता है कंबाइन कर दे, हो सकता है बोल दे कि कैलकुलेट ऑल द लॉसेज इन अ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस मेंबर। अगर वैसा दिया तो न्यूमेरिकल लेंदी होगा। हो सकता है कि श्रिंकेज क्रीप ये दोनों को मिला करके दे दे, तो दोनों छोटे छोटे पार्ट हैं, तो दोनों मिला करके भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अभी उतना आगे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ इस न्यूमेरिकल पे रहिए। इलास्टिक डिफॉर्मेशन से निकालने के लिए बोल रहा है। एरिया ऑफ स्टील वायर, जो आपका प्री स्ट्रेसिंग वायर है उसका एरिया दे दिया है 188 mm स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्या क्या समझ में आया, सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा, काम वहीं आसान हो जाएगा। डायग्राम बनने से आपको भी फ़ायदा है एग्ज़ाम में, और कॉन्सेप्चुअल जो फ़ायदा है वो तो है ही। आपको बोला 100 mm वाइड 300 mm डीप। 100 mm वाइड तो आप इसमें से निकाल नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ पे दिखा दिए 300 mm डीप, ठीक है। उसके बाद प्री स्ट्रेस कर रहे हैं स्ट्रेट वायर से, इनिशियल फोर्स कितना है 150 किलो न्यूटन। यहाँ पे लगा देते हैं एरो। प्री स्ट्रेस कर रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव वाला एरो लगाएंगे। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। मैराथन में ही सारी चीज़ें बता दिए थे इससे रिलेटेड, ठीक है। ये मेरा कितना फोर्स लग रहा है इनिशियली, 50 किलो न्यूटन का, 150 किलो न्यूटन का प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। तो ये क्या हो गया मेरा, P = 150 किलो न्यूटन, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 50 mm का, मतलब ये चीज़ जो है ये आपका क्या है, नीचे है थोड़ा। अगर हम इसका न्यूट्रल एक्सिस बनाने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये सेंटर नहीं दिख रहा है, ये मेरा होगा न्यूट्रल एक्सिस इस बीम का, मतलब ऊपर से 150 नीचे से 150, 300 ओवरऑल डेप्थ है। और ये इसेंट्रिसिटी जो बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो वायर है आपका, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ये वायर जो है ये 50 mm के इसेंट्रिसिटी पे है। तो यहाँ पे बना देना है E = 50 mm, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया है। अब परसेंटेज लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहा है। अब सबसे पहले गिवन डेटा, आधा नंबर यहीं छुपा हुआ है, गिवन कंडीशन। सबसे पहले आपको दिया हुआ है P = 150 किलो न्यूटन। अभी यूनिट वगैरह को चेंज मत कीजिए। B आपको दिया हुआ है 100 mm, D आपको दिया हुआ है 300 mm। उसके बाद E स्टील का दिया हुआ है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर,
और ई कंक्रीट भी आपको दिया हुआ है 35 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको इसमें डेटा में इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 50 mm। और एरिया ऑफ वायर्स दिया हुआ है, एरिया ऑफ वायर्स इज इक्वल टू 188 mm स्क्वायर। अब आपको बोला है, अब प्री टेंशन है, तो प्री टेंशन है तो आपको पता है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हम आपको बताए थे कि मैराथन में कि पोस्ट टेंशन वाले में इलास्टिक डिफॉर्मेशन अगर एक साथ खींचा गया है वायर्स को तो नहीं होगा। तो मतलब पोस्ट टेंशन में जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर पोस्ट टेंशन में इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन में अगर आप 3 वायर्स लगाते हैं ऐसे 1 2 3, अब आप एक साथ तीनों को खींचे तो नो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि 28 दिन का ये अपना स्ट्रेंथ जो है वो ले चुका है। अब ये वाला क्योंकि प्री टेंशन का है, तो प्री टेंशन का है तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वायर आप पहले ही खींच रहे हैं, तो जो भी लॉस होंगे एक ही बार में लॉस होंगे। और लॉस कौन सा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, तो जो आप एफ का लॉस निकाल रहे हैं, जो आप एफ का लॉस निकाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ सी हो जाएगा, जो कंक्रीट में स्ट्रेस है, इंटू मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो के लिए ई एस और ई सी आपको दे दिया है, तो आप चाहें तो यहीं पे मॉड्यूलर रेशियो निकाल सकते हैं ना, गिवन कंडीशन के साथ ही। मॉड्यूलर रेशियो एम लिख लीजिए या अल्फ़ा लिख लीजिए, इज इक्वल टू ई एस बाई ई सी। अब दोनों के यूनिट सेम है तो अपने आप कट जाएंगे, तो यूनिट का यहाँ पे कोई इश्यू आपको रहा ही नहीं। बस ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर आप इस ई को यूज़ करने वाले हैं तो यूनिट्स का तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप किलो न्यूटन और न्यूटन दोनों में को यूज़ कर रहे हैं तो किलो न्यूटन वाले को न्यूटन में कर लीजिए या तो वहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 210/35, तो कितना हो गया, मॉड्यूलर रेशियो 6 आ गया यहाँ पे निकल करके। ये वाला काम आपका हो गया इस न्यूमेरिकल में, आधा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। ये है आपका सबसे बड़ा टेंशन। जब भी आप इलास्टिक डिफॉर्मेशन से निकालने वाले हैं तो पहला चीज़ तो आपको याद रखना है कि 6 लॉसेस हैं, आपको 6 के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील तो चलो 8% सिर्फ स्ट्रेन होता है उसमें, बस आपको वो 8% याद रखना है। 5 जो लॉसेस हैं उसका फॉर्मूला है वो याद रहना है। एक आप मान सकते हैं एंकरेज स्लिप वाला भी इजी है, PL/AE है, तो PL/AE तो चलो सिविल इंजीनियर को याद रह जाएगा। 4 के रहे फॉर्मूला, अब 4 में से ये एक इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, उसमें भी ये प्री टेंशन वाले के लिए है। ये FC क्या है, C मतलब कंक्रीट, F मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, जो बताए थे मैराथन में। ये स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप कर सकते हैं स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील तो क्वेश्चन में गिवन है, स्ट्रेन का वैल्यू नहीं गिवन है। अब स्ट्रेन का वैल्यू नहीं गिवन, तब आप स्ट्रेन कहाँ से निकालिएगा, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि 2 mm शॉर्ट हुआ है, 5 mm शॉर्ट हुआ है। अगर वैसा भी कर सकता था, आपके डिप्लोमा में नहीं करेगा, वो कर सकता था कि 5 mm का शॉर्टनिंग हुआ है और टोटल लेंथ ऑफ ये जो बीम है इसका लेंथ भी दे देगा कि 10 मीटर इसका लेंथ है, तो आप वहाँ से क्या करते, स्ट्रेन निकाल लेते। तो आपको कंक्रीट का ही स्ट्रेस निकालना ना, तो कंक्रीट का स्ट्रेन यहाँ से आ जाता, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते, तब तो ये आसान हो जाता। अभी आपको ये दिया नहीं है, अब आप FC कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए आपको चले जाना है यूनिट नंबर 5 में, जो आपका एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस वाला पार्ट है, वहाँ के चले जाइए और उस वाले कॉन्सेप्ट को उठा के यहाँ ले आइए। आपको FC निकालना है। आप क्या कह लीजिए, ये FC क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस निकालना है, और इसमें क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंसेंट्रिक टेंडन नहीं है, न्यूट्रल एक्सिस पे तो नहीं लाई कर रहा है, 50 mm नीचे लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये इसेंट्रिक है। अब इसेंट्रिक है तो समझ में आ गया आपको कि P/A और M/Z, ये कहानी तो आपको समझ में आ गया। अब ये M किसके वजह से होगा, ये अभी क्योंकि बाहर से तो कोई लोड पड़ नहीं रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि कोई बाहर से लोडिंग आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो M/Z होगा ये आपको किसके वजह से होगा, इसी प्री स्ट्रेसिंग के इसेंट्रिसिटी के वजह से। तो P/A डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, अब P इंटू E बाई जो Z होगा, तो Z के बदले I/Y लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम आपको बताए थे कि कभी BD²/6 वाला Z मत रख दीजिए, क्योंकि वो क्या एक्सट्रीम एंड्स का फॉर्मूला है, BD²/6 वाला। अब आपको निकालना कहाँ है, यहाँ पे निकालना है। ये फॉर्मूला का नाम याद रखना है, खाली ऐसे नहीं कि F इजिकल टू लॉस इजिकल टू अल्फा इंटू FC।
अब एफसी क्या है, स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। इसका मतलब है कि ये लेवल ऑफ स्टील पे निकालना है। तो लेवल ऑफ स्टील पे निकालना है तो आपको पता चल गया ना कि न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ पे जो आप वाई टी और वाई बी हम आपको बताए थे मैराथन में कि जो एनालिसिस वाले पार्ट में कि न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ एक्सट्रीम फाइबर से वाई टी और ये बॉटम वाला वाई बी, टॉप वाला वाई टी होगा। अब आपको बोल रहा है यहाँ निकालने के लिए, क्योंकि ये एफ सी के अंदर ही ये छुपा हुआ है कि इसमें आपको निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, जो इसेंट्रिसिटी गिवन है आपका, तो ये वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वही वाला आ जाएगा 50 mm। ठीक है, अब आपको पी वाई ए और पी ई वाई बाई आई आ गया। अब आ रहा साइन कन्वेंशन। तो कॉम्प्रेशन तो पी वाई ए क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस प्री स्ट्रेस की वजह से है तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब प्री स्ट्रेस की वजह से ही आप क्या कर रहे हैं, इसमें एक आपका मोमेंट आ रहा है, मोमेंट आ रहा है तो ऊपर में टेंशन, नीचे में कॉम्प्रेशन बना दे रहा है। आपको कहाँ निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे निकालना है। इसका मतलब है न्यूट्रल एक्सिस से नीचे क्या आ गया, कॉम्प्रेशन आ गया। तो कॉम्प्रेशन आ गया, इसका मतलब है कि ये भी पॉजिटिव हो गया। सारा कॉम्प्रेशन को तो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, सारा टेंशन को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। लोड आता ऊपर से तब मोमेंट बनता, तो नीचे टेंशन आता, आरसीसी वाला कॉन्सेप्ट, तब वहाँ माइनस लगा देते। लोड आ ही नहीं रहा है क्वेश्चन में तो वो वाला पार्ट भी नहीं आएगा। तो ये बन गया आपका एफसी का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, एम आप यहाँ निकाल चुके हैं अल्फ़ा, आपको जैसे ही न्यूमेरिकल आपको वैल्यू पुट करना है तो आपको पहले ये निकाल लेना है। ये आ जाएगा आपका एफसी का वैल्यू, और एफसी का वैल्यू में फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको लॉस पता चल जाएगा, न्यूमेरिकल ख़त्म। तो फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा। अब पी गिवन है क्वेश्चन में, ए गिवन है क्रॉस सेक्शन, ये रेनफोर्समेंट इसका ये डायरेक्ट स्ट्रेस है किसमें, कंक्रीट में, तो कंक्रीट का एरिया लेना है। इसको बोलेंगे एरिया ऑफ वायर को हम यहाँ बोल देते हैं कि ये स्मॉल ए है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद पी फिर से गिवन है, ई इसेंट्रिसिटी है और वाई ये डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस है। अब इस बार न्यूमेरिकल में दोनों 50 है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये यहाँ तो सर 50 ही दिया हुआ है, यहाँ भी 50 हो जाएगा तो कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। ये 50 है, ये भी 50 है, दोनों का कॉन्सेप्ट याद रखिए, दोनों एक वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, आई क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का बी डी क्यूब बाई 12, यही इसी को कैलकुलेट करने में आपको न्यूमेरिकल में टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूमेरिकल का रूल होता है कि आप बताइए कि आप क्या निकालने वाले हैं, तो आप परसेंटेज लॉस निकालने वाले हैं। तो पहले आप बताइए लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। अब हम क्या कर दिए कि सारा जो आपका ये लिखने वाला जो टाइम था वो सारा हम आपको कट करके शॉर्ट कर दिए इसको। लॉस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग क्या हो गया, अल्फा इंटू एफ सी। एफ सी का कहानी आप समझ गए, अल्फा का वैल्यू निकल चुका है। अब एफ सी क्या था, पी बाई ए प्लस, अब ये प्लस लिखेंगे आपको एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको सिस्टम समझ में आ गया कि अब कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए। डायरेक्टली हम क्या किया, हम इसका यहाँ पे वैल्यू भी यहीं पे पुट कर दिए है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू सारा पुट कर सकते हैं। ध्यान रखना है ई का वैल्यू 50 है, वाई का वैल्यू भी 50 है, क्योंकि आप अभी एक्सट्रीम फाइबर पे नहीं निकाल रहे हैं। एक्सट्रीम फाइबर पे निकालते तो क्योंकि 300 का आपका ये डेप्थ था तो ये न्यूट्रल एक्सिस से इसका डेप्थ 150 और इसका डेप्थ 150 हो जाता। फिर आप जब एनालिसिस वाला न्यूमेरिकल करेंगे तो यहाँ पे y 150 आ जाएगा, अगर आपको एक्सट्रीम फाइबर पूछ रहा है तो। अभी आप यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्टील है आपका और आप यहीं पे स्ट्रेस निकाल रहे हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, जितना एसेंट्रिसिटी है 50, इसलिए दोनों 50-50 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे हिसाब से आपका 6.66 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये मेरा आ गया आपका सिग्मा। अब एफ सी मिल गया हमको। अब अगर हमको लॉस निकालना है, लॉस इन प्री स्ट्रेस, लॉस ड्यू टू, डायरेक्टली शॉर्ट में लिख देते हैं, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो अब हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अल्फा इंटू शॉर्टनिंग हम यहाँ लिख सकते हैं, अल्फा इंटू एफ सी बराबर, अल्फा का वैल्यू था 6 इंटू एफ सी का वैल्यू है 6.66। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 न्यूटन पर mm²। बस यहीं पे हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इसको एंड कर देते हैं, क्योंकि लॉस हम लोग निकाल लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस इन ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, मतलब है कि स्टील में पहले कितना स्ट्रेस था और अभी जो इतना निकला है, जो लॉस निकला है, तो वो लॉस किसी इनिशियल स्ट्रेस के मुकाबले निकला होगा, उसको परसेंटेज में बताइए। मतलब ये 40 जो है, ये 40 एक्चुअली में कितना परसेंटेज, अब ये वो पूछ रहा है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे।
लेकिन ध्यान रखना है इनिशियल जो लॉस का वैल्यू है डिवाइडेड बाय जो इनिशियल वैल्यू आप निकालिएगा इंटू 100 करने वाले हैं, तभी ना आप परसेंटेज निकालिएगा। इनिशियल स्ट्रेस आपको कहाँ दिया हुआ था? इनिशियल स्ट्रेस इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए आपको कहीं भी नहीं दिया हुआ था कि इनिशियल स्ट्रेस का वैल्यू जो है वो कितना है। अब स्टील केबल में इनिशियल स्ट्रेस कितना है? फोर्स दिया 150 किलो न्यूटन। तो अगर आपको स्ट्रेस निकालना है इनिशियल, तो इसी फोर्स 150 को पी को आप इसी के जो एरिया, ये जो वैल्यू दिया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्टील वायर, ये किस जगह पे काम आएगा? ये आएगा कि अगर इसी स्टील केबल का आपको फोर्स दिया था 150 किलो न्यूटन प्री स्ट्रेस का, उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इसी केबल का स्ट्रेस मिल जाएगा। इसको हम क्या नाम देंगे? इनिशियल स्ट्रेस, क्योंकि हमको यहाँ पे एक इनिशियल वैल्यू मिलेगा तभी तो हम परसेंटेज निकालेंगे ना किसी के रेस्पेक्ट में। तो हम अब लिखेंगे इनिशियल स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेस, या इन स्टील लिख देते हैं डायरेक्टली। इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू पी बाई, अब स्मॉल ए हो जाएगा। अब पी का वैल्यू आपको पता है 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई स्मॉल ए का वैल्यू कितना था? 188 mm²। ये न्यूटन, ये mm², क्या वैल्यू देगा? ये हो जाएगा 800 न्यूटन पर mm²। अब आपको समझ में आ गया इनिशियल स्ट्रेस। अब कितना आया था आपका? 40। इनिशियल कितना है? 800। तो लॉस का परसेंटेज अब निकाल सकते हैं। देयरफॉर परसेंटेज लॉस ये है जो आपका न्यूमेरिकल में पूछ रहा है। अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल में पूछा लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर पूछा परसेंटेज लॉस, तो ये एक स्टेप और ऐड कर देना है। अब ये भी ध्यान देना है, एग्जाम में ये भी कर सकता है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल जब देगा तो वहाँ पे इनिशियल फोर्स के बदले इनिशियल स्ट्रेस लिख देगा। यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट से पता चल जाएगा कि पी किलो न्यूटन में गिवन है तो पी है। अगर यहाँ पे लिख दिया कि इनिशियल स्ट्रेस इतना है, तो फिर कहीं ना कहीं पे देखिएगा एरिया ऑफ वायर के बारे में बताएगा। या तो डायरेक्टली बता दिया 188, या तो बोल देगा 5 स्टील है और वो 16 mm का है। तो आपको पता है कि π/4 × 16² × 5, जो आप AST जैसे निकालते थे वैसे ही आपको ये एरिया ऑफ वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ वायर, उस एरिया ऑफ वायर के साथ उसको क्या कीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। एरिया कट जाएगा, जो वैल्यू आ जाएगा वो किलो न्यूटन में आ जाएगा, फिर वो बनेगा पी, फिर वो न्यूमेरिकल में जहाँ भी यूज़ होना है वो यूज़ होगा। चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्वेश्चन में अभी आपको क्या गिवन है? अभी पी गिवन है और आपको निकालने बोला है परसेंटेज लॉस, तो आपको चाहिए था स्ट्रेस, तो आप क्या किए? एरिया से डिवाइड कर दिए। अगर स्ट्रेस ही दे दिया क्वेश्चन में और आपको अगर न्यूमेरिकल में कहीं पे चाहिए पी, जैसे एंकरेज स्लिप वाले में PL/A ही यूज़ होने वाला है, तो वहाँ पे पी चाहिए। और देखिएगा वही न्यूमेरिकल में आपको क्या करेगा? स्ट्रेस दे देगा जानबूझ के, ताकि जल्दी जल्दी में आप क्या करेंगे? यूनिट ध्यान नहीं देंगे, आप कैलकुलेट करते चले जाएंगे। हम आपको बार बार बोल रहे हैं, आप कहीं भी कोई कैलकुलेशन कीजिए आप यूनिट को चेक कर लीजिए। अगर इसका यूनिट यहाँ सॉल्व होकर निकल रहा है, इसका मतलब आप फॉर्मूला सही लगाए हैं, उससे ही क्रॉस चेक हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आप परसेंटेज लॉस जो पूछ रहा है, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा? जो इनिशियल लॉस है, फॉर्मूला लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है डायरेक्टली आप इस तरह से लिख दीजिए 40 डिवाइडेड बाई 800 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये कितना आ जाएगा? 5%। 40/800 5%। ये है आपका आंसर फाइनल। इस न्यूमेरिकल नंबर 1 का ये फाइनल आंसर निकला परसेंटेज लॉस। इसमें क्या था? सिर्फ 2 लाइन का आंसर है। एक लाइन आप अगर हम एक्चुअल में बोला जाए तो एक स्टेप ये है और दूसरा स्टेप आपका ये वाला है। अब इसको निकालने के लिए 800 को ये आप निकाल लिए, इसमें से आपको आई वाई कुछ नहीं निकाला था, सब कुछ आपको वैल्यूज गिवन था, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देना था। बस समझ में नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आप नहीं प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे, नहीं पढ़े हुए रहेंगे कि ये FC का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। आप क्वेश्चन में अभी ढूंढिए, कहीं भी आपको FC नहीं मिलेगा, आपको लगेगा यही वाला FC होगा, ये तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस की है। इलास्टिक शॉर्टनिंग का न्यूमेरिकल है तो इसी टाइप से बनेगा, आपको FC के लिए ही सारा वो कैलकुलेशन देगा, तभी तो इसका 6 मार्क्स न्यूमेरिकल में रहेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में पहला वाला न्यूमेरिकल। ये हम कौन सा पूछे थे? प्री टेंशन वाला। अब हम नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल क्या करते हैं? इसी तरह का न्यूमेरिकल पोस्ट टेंशन कर देते हैं। अब पोस्ट टेंशन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको हम स्टार्टिंग में भी यही बता रहे थे कि अगर एक साथ क्वेश्चन में दिया है कि एक साथ हम सारे बार्स को कट करते हैं, एक साथ हम लोग उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, तो हम लोगों को अगर पूछा है कि परसेंटेज लॉस या कोई भी लॉस पूछा इलास्टिक डिफॉर्मेशन में, तो लॉस कितना होगा? 0। इसका मतलब है कि एक साथ वाला तो न्यूमेरिकल में पूछेगा ही नहीं।
जब भी पूछेगा वो यही बोलेगा 2 वायर है, 3 वायर है, 4 वायर है, कुछ भी बता देगा। अब बोलेगा कि चारों को एक एक करके खींच रहे हैं, तो बस ध्यान रखना है कि जब पहला वाला वायर को खींचे तो नुकसान के लिए कोई दूसरा वायर बचा थोड़ी था, यही तो पहला वायर था, तो नुकसान किस में होगा, तो ज़ीरो लॉस होगा। जब दूसरा वाला वायर खींचे तो पहले को नुकसान होगा, जब तीसरा वाला बार खींचे तो पहले और दूसरे दोनों को नुकसान होगा। अगर 4 बार दिया हुआ है तो फिर चौथा बार खींचे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों को नुकसान होगा। अब मान लीजिए फर्स्ट वाले में आपको जो यही सेम वाला जो आप कॉन्सेप्ट लगाए अल्फा इंटू एफ सी की, और आपको लॉस आ गया 5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इस वाले में ये 5 लगेगा, और इस वाले का भी जब आप निकालिएगा तो ये 5 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सारे वायर्स तो एक ही है ना, डायमीटर एक ही है, तो जो लॉस होगा वो सब में 5 5, फिर यहाँ भी 5 5 और 5, मतलब सिर्फ एक ही निकालना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप 5 5 5 निकलेगा। अब आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि टोटल लॉस बताइए कितना हुआ है, तो टोटल लॉस क्या होगा, 0 + 5 सबको ऐड करते चले जाइए, 5 और यहाँ 10 15 और यहाँ 15 30, टोटल 30 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर का लॉस हुआ है। उसको भी हो सकता है परसेंटेज में पूछ ले, तो मतलब है कि यहाँ तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, लॉस तो निकालना ही निकालना है पोस्ट टेंशन में भी, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब ये क्यों बताए, क्योंकि अब जब आप अगला न्यूमेरिकल देखिएगा तो आपको हम बता दिए कि वो एक साथ कट वाला तो हो ही नहीं सकता है, एक साथ कट वाला होगा तो वो न्यूमेरिकल ही नहीं बनेगा। ये हो सकता है एक साथ कट वाला ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि अगर हम एक साथ कट करते हैं तो लॉस इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होगा पोस्ट टेंशन में, 0। ठीक है, वहाँ एक ऑब्जेक्टिव आपको इसी साथ साथ बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट बीम 100 mm वाइड 300 mm डीप इज प्री स्ट्रेस्ड बाई 3 cables each with a cross sectional area of 50 mm square, ठीक है, and with an initial stress of 1200 Newton per mm square. All 3 cables are straight and located 100 mm from the soffit of the beam. If modular ratio is 6, calculate the loss of stress in the 3 cables due to elastic deformation of concrete for the following cases. दोनों केस दे दिया है, all 3 cables are simultaneously tensioned और सक्सेसिवली टेंशनिंग ऑफ 3 केबल्स 1 at a टाइम। कितना ही मतलब सेम क्वेश्चन डेटा हम लिए हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, और कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, 2 लाइन में आंसर सॉल्व आ सकता है। अब वो तो अलग बात है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल लिखेंगे तो इसको हमको पूरा लेंदी करके लिखना पड़ेगा। पोस्ट टेंशन है, दिमाग में सबसे पहले क्लिक कर जाना चाहिए कि लॉस इन पोस्ट टेंशन में इलास्टिक डिफॉर्मेशन का लॉस सक्सेसिवली वाले में नहीं होता है, 0 लॉस। इसका मतलब है कि पहले वाले का आंसर तो ऐसे ही आ गया, सॉरी सक्सेसिवली बोलते हैं, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जब तीनों को कट कर रहे हैं तो उससे जो हम लोगों को स्ट्रेस मिल रहा है, सॉरी इसमें तो कट नहीं करते हैं, पोस्ट टेंशन में तो हम लोग क्या करते हैं कि वायर को रख करके उसका बने हुए कंक्रीट पे हम लोग प्रेशर लगाते हैं, तो प्रेशर लगा के जब खींचते हैं तो इस वाले केस में क्या हुआ, 0 आपका स्ट्रेस आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ट्रिक क्वेश्चन। दोनों पार्ट दिया है, उसको पता है कैलकुलेशन दूसरे ही पार्ट में है, पहले वाले पार्ट में पता चला आप कैलकुलेट करने बैठ गए हैं, तो पहले वह साइमल्टेनियसली लिखा हुआ देख लीजिए, समझ जाइए कि 0 टेंशन, 0 प्री स्ट्रेस या 0 लॉस, तो 0 लॉस हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पोस्ट टेंशन कॉन्क्रीट बीम, फिर से डेटा वही है, 100 mm विथ है, 300 mm डेप्थ है, इज प्री स्ट्रेस्ड बाई 3 केबल्स ईच विथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 50 mm स्क्वायर। इस बार क्या कर रहा है, अलग अलग करके दिया, एक का एरिया दिया 50 और बता दिया कि 3 केबल इसको टेंशन दे रहा है, पोस्ट टेंशनिंग। अब 3 केबल दिया, आपको पता है कि जब आप सक्सेसिव वाला देखिएगा तो 1 2 3, पहले 1 को कीजिएगा, फिर 2 को कीजिएगा, फिर 3 को कीजिएगा। यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट है, अभी हम समझा देंगे। विद एन इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 1200 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब आपको पी 150 किलो न्यूटन जैसे लास्ट क्वेश्चन में था वैसे यहाँ नहीं दिया, अब यहाँ क्या किया, स्ट्रेस का वैल्यू दे दिया, और आपको यहाँ किया एक का एरिया बता दिया, और इसी हिसाब से बोल दिया कि यहाँ पे 3 केबल्स है, इसमें इन 3 अंडरलाइंस में छुपा हुआ है आपका पी का वैल्यू कि कितना आपको आने वाला है किलो न्यूटन में। उसी को फिर आप यूज़ करके एफ सी का वैल्यू जो स्ट्रेस का निकालते हैं, P/A प्लस माइनस करेंगे, P/E/Z जो आई करेंगे, वो आपको उसमें जो P यूज़ करेंगे वो यहाँ छुपा हुआ है। इसमें गलती होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को ही वो पकड़ेगा। अब कह रहा है ऑल 3 केबल्स आर स्ट्रेट, तो केबल तो चलो स्ट्रेट है, लोकेटेड एट 100 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम। ये अब आपको दे दिया, अब डेटा वही दिया वैल्यू पिछले वाला ही, लेकिन चेंज करके दिया, कैसे अभी समझ में आ जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो दे दिया है 6, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है।
लॉस ऑफ स्ट्रेस पूछ रहा है 3 केबल्स में ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन देख करके ही एग्जाम में न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा कि किस वाले उसका पूछ रहा है, किस वाले लॉस का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब क्या हो रहा है, वही सेम जो पिछले बार हुआ था बीम के साथ। एक आपका बीम है इस तरह से, और इस बीम में आपका 3 केबल्स मिल करके क्या कर रहे हैं, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रहे हैं। लेकिन ये इस बार जो इनका लोकेशन है, इस बार न्यूट्रल एक्सिस से 50 mm पे नहीं है। इस बार जो इनका लोकेशन है ये आपको सॉफिट मतलब होता है बीम का बॉटम, तो बीम के बॉटम से इनका जो लोकेशन है वो 100 mm है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां से क्या किया है वो लोग, अब इस बार 100 mm दे दिया है इस वाले वैल्यू को। अब जब ये अगर 100 mm है, टोटल बीम का डेप्थ क्वेश्चन में कितना गिवन है, 300 mm, पिछला वाला ही क्वेश्चन है ये। जब टोटल 300 है, अगर आप इसका न्यूट्रल एक्सिस बनाएंगे तो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा इस तरह से। तो 300 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। अब नीचे से 100 पे केबल है तो इसेंट्रिसिटी कितना बना, इसेंट्रिसिटी तो वही 50 रह गया ना, जो पिछले बार भी हम लोगों का था। तो E इज इक्वल टू 50 mm यहाँ से निकल करके आया। क्वेश्चन में 100 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम दे दिया। जल्दी जल्दी में ये मत कीजिएगा कि E इज इक्वल टू 100 mm दे दिया है। पढ़िएगा इंग्लिश में वर्ड्स को, हिंदी में वर्ड्स को पढ़िएगा कि बीम के नीचे से लिखा हुआ है कि न्यूट्रल एक्सिस से नीचे लिखा हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि टेंशन जोन में है, लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है। इसका मतलब है कि P/A प्लस P इंटू ई इंटू वाई बाई आई ही होगा। ये तो क्लियर हो गया इस तरह के क्वेश्चन में। अब y का वैल्यू इसमें क्या आएगा, 50। क्वेश्चन में कितना दिया है, 100 mm फ्रॉम सॉफिट ऑफ द बीम। इसका मतलब है E भी 50, y भी 50, पिछले वाले की तरह। बस गड़बड़ाना नहीं है क्योंकि वैल्यू दूसरे तरीके से लिख करके दिया है। I का वैल्यू वैसे ही आ जाएगा। P का वैल्यू नहीं गिवन है, P का वैल्यू अब आपको कैलकुलेट करना है, भी हम समझा देते हैं। और A तो आपको ये क्रॉस सेक्शन है, वो तो आपको 100/300 दिया हुआ है। अब पिछले न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ A का आपको अब प्रॉब्लम क्रिएट कर, सॉरी P का प्रॉब्लम क्रिएट करना है। यहीं पे पहले समझा देते हैं, बाद में गिवन कंडीशन सब लिखेंगे तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। आपको पोस्ट टेंशनिंग हो रहा है, कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से याद रखना है, बार बार इसलिए बोल रहे हैं। पोस्ट टेंशनिंग हो रहा है तो हमेशा याद रखिएगा 3 केबल हो कि 300 केबल हो, कभी भी P का जो वैल्यू निकालिएगा तो P इज इक्वल टू डायरेक्टली सिग्मा इंटू ए मत कर दीजिएगा डायरेक्टली, क्योंकि एरिया क्या दिमाग में आएगा, आदत होती है आप क्योंकि पढ़ रहे हैं, आप लगातार आप आरसीसी पढ़ के आए हैं, आप अभी भी ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपके दिमाग में है एरिया वायर वायर। आप क्या करेंगे, 3 इंटू 50 करेंगे और आपका हो जाएगा 150 mm स्क्वायर का स्मॉल एरिया। जो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में ये वाला जो गिवन था आपका 188 mm स्क्वायर, इस वाले में आपका निकल करके आ जाएगा 150 mm स्क्वायर। बट क्योंकि पोस्ट टेंशन है तो और पहला वाला केस में तो आपको पता है कि यहाँ पे स्ट्रेस जो लॉस होगा वो तो 0 होगा, तो पहला वाले का तो न्यूमेरिकल ही नहीं है, वो तो यहीं पे लिख देंगे, खत्म हो जाएगा। दूसरे वाले में सक्सेसिव लिखा हुआ है, सक्सेसिव जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक एक करके खींचने वाले हैं। तो जब आपको P फोर्स निकालना है जिसके लिए आपका पहले वाले केबल में लॉस होगा, वो पता चल जाएगा आपको, जो हम आपको अभी पिछले न्यूमेरिकल के भी लास्ट में बता रहे थे कि पहला वाला को जब खींचे तो मेरा जो लॉस आएगा वो क्या आएगा, 0। दूसरे वाले को जब खींचे तो लॉस आएगा 1 में, तीसरे वाले को खींचे तो लॉस आएगा 1 में और 2 में। इसका मतलब है कि हम आपको क्या बोले थे कि अगर दूसरे वाले को खींचे तो पहले वाले में लॉस अगर 5 आया तो बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 5 सब में रख देना है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ इकलौता अभी एक सिंगल वायर के बारे में पहले आप P निकाल लीजिए, उसका आप स्ट्रेस निकाल लीजिए, उसका आप लॉस निकाल लीजिए एक वायर का। अब बाद में क्योंकि 3 है तो डायरेक्टली तो एक साथ तो 3 होगा नहीं, पोस्ट टेंशन है, तो फिर आप क्या कीजिए, दूसरे वाले के लिए निकालिए। तो पहले वाले का लॉस जितना भी आएगा उसको माइनस कीजिएगा, फिर तीसरे वाले को निकालिए तो पहले और दूसरे वाले का भी माइनस कीजिएगा। बताने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सिग्मा जो है ये तो 1200 क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये तो आप रख दीजिएगा। ये जो एरिया है, सॉरी ये स्मॉल ए होगा, ये जो स्मॉल ए वायर का जो एरिया लगाइएगा ये सिर्फ 50 लगाइएगा, तब जा करके आपका P आएगा एक वायर का। पोस्ट टेंशन में ऐसे ही निकाला जाता है, एक का निकालिए पहले, फिर बाद में आगे का कैलकुलेशन करते रहेंगे, फिर आगे समझाएंगे। एक बार में यही समझा देंगे सारा चीज़, तो एक ही मिनट में अभी इंजीनियर बन जाइएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में। फिर एग्ज़ाम में इंजीनियरिंग कर दीजिएगा तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग
आंसर में पहले गिवन कंडीशन लिख लीजिए। इस बार जल्दी जल्दी हम लिख देते हैं। अब एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, वही पुराना वाला डेटा ही सारा गिवन है आपको। b इज इक्वल टू 100 mm। जल्दी जल्दी लिखने में कुछ अगर गलती भी हो जाए तो अंडरस्टूड है, समझ जाइएगा, टाइपोग्राफिकल एरर है, खुद से ही उसको ऑटो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। डी है आपका 300, 3 केबल से, फिलहाल हमको 3 केबल से नहीं मतलब है। एरिया मेरा गिवन है 50 mm स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉर 1 केबल। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि आपको सब कुछ दिख रहा है क्वेश्चन के अंदर में से। इनिशियल स्ट्रेस दिया हुआ है आपको, इनिशियल स्ट्रेस कितना दिया है 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप चाहें तो यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P इज इक्वल टू 1200 इंटू एक का एरिया कितना है 50, ये कितना आ जाएगा न्यूटन में आएगा, कन्वर्ट कीजिएगा तो 60 किलो न्यूटन हो जाएगा, 60,000 ये वैल्यू आने वाला है, ठीक है। अब P आपका निकल के आ गया, यहीं पे आप कैलकुलेट कर लीजिए 60 किलो न्यूटन। और आपको क्या गिवन था, सॉफिट से आपका ये गिवन था 100, तो अब इसको नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्या कीजिए इसेंट्रिसिटी, ये स्मार्टनेस खुद से दिखाना है कि ये यहाँ पे डायग्राम बना करके दिखा दीजिए, एग्जामिनर भी समझ गया, नंबर भी कटने का चांसेस कम हो गया। और यहाँ पे डायरेक्टली ई लिखिए 50 mm, उसको समझ में आ जाएगा आपको कहाँ से पता चल गया, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो अल्फा का वैल्यू 6। अब आपको आ गया क्वेश्चन पार्ट 1। अब इसको आप यहाँ पे सबसे पहले ए के लिए सॉल्व कीजिए। सिंस in post tensioning loss due to in post tensioning there is no loss due to elastic shortening of concrete for simultaneous मतलब एक साथ एक ही मौके पे simultaneously stretching of all wires, सारे वायर्स को एक साथ खींचने के वजह से therefore लॉस इज इक्वल टू 0, सारे वायर को एक साथ खींचने की वजह से लॉस नहीं आता है। पार्ट ए कंप्लीट। अब आ जाइए पार्ट बी में। अब पार्ट बी में सक्सेसिव हो रहा है, पहले ए होगा फिर बी होगा फिर सी होगा, तीनों वायर। तो सबसे पहले आप निकालिए स्ट्रेस इन, पहले तो लिखिए फॉर्मूला, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग इन 1 केबल। ये ध्यान से लिखना है, ये एक केबल की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आपको वही हो जाएगा अल्फ़ा इंटू एफ सी। बात फिर वहीं आके अटका, फिर एफ सी निकालने की बात आ गई, डायरेक्टली अब इस बार लिख देते हैं। आपको भी डायरेक्टली ही लिख देना है, लेकिन कैसे डायरेक्टली लिखे ये अब पिछले न्यूमेरिकल में देख लीजिएगा। जो लोग भी अभी तक पीछे वाला न्यूमेरिकल नहीं देखे होंगे, डायरेक्टली यहाँ से जुड़े होंगे, फिर आप सोचेंगे हम ये कैसे लिखे, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 में देख लीजिए, वहाँ कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। तो पी बाई ए प्लस पी इंटू ई इंटू वाई बाई आई। अब सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कीजिए, सब क्वेश्चन में गिवन था। पी आप अभी निकाले थे 60 किलो न्यूटन, तो 60 इंटू 1000 हो। आप चाहते तो वहीं पे न्यूटन में भी रहने दे सकते थे, यहाँ भी अल्टीमेटली न्यूटन में ही यूज़ करना है वैल्यू। एरिया कॉन्क्रीट का है 100 इंटू 300 प्लस पी फिर से 60 इंटू 1000, इसेंट्रिसिटी 50, वाई का वैल्यू 50, और साथ में ये जो आई करेंगे बी डी क्यूब बाई 12, तो वो बाई 12 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ डायरेक्टली 12 नीचे बी डी क्यूब मतलब 100 इंटू डी क्यूब 300 क्यूब, तो ये आ जाएगा 2.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एक वायर में लॉस आया 2.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। अब आपको निकालना है, ये हुआ एक का लॉस। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखना पड़ेगा आपको। सिंस लॉस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ
फर्स्ट वायर, ये आप किसका निकाले हैं, एक वायर का निकाले हैं। लेकिन अगर आप पहले ही वायर को खींचिएगा तो फिर उसके पहले किसी और में लॉस थोड़ी होगा, क्योंकि पहला वायर को खींच रहे हैं तो पहला वायर को खींचने में, क्योंकि पोस्ट टेंशन कंक्रीट है, पोस्ट टेंशन, अब देखिए बात को समझना होगा। प्री स्ट्रेस, प्री टेंशन में आप क्या कर रहे थे, एक वायर है जिसको आप 28 दिन से खींच करके रखे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स लगा करके। अभी 150 किलो न्यूटन का आप एक एग्जांपल देखें ना पिछले वाले न्यूमेरिकल में, कि यहाँ पे 150 किलो न्यूटन के फोर्स से आप खींचे हुए हैं। तो 150 किलो न्यूटन के फोर्स से आप फिर से मान लीजिए कि आप इसको 28 दिन से खींच के रखे हुए हैं, और उसके बाद आप इसको कट करने वाले हैं। भले ही आप एंकर प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन कितना भी शक्तिशाली आपका ये कंक्रीट बन गया हो, अचानक से जब कोई झटका से 150 किलो न्यूटन या कुछ भी किलो न्यूटन का लोड इसमें अचानक से अंदर की तरफ लगेगा, ये एक बार को तो लड़खड़ाएगा। वही एग्जांपल जो हम आपको लास्ट वाले में भी मैराथन में समझाए थे कि एक बार तो लड़खड़ाएगा ना, और जब एक बार भी लड़खड़ाएगा इसका मतलब है कि प्री जो आपका कुछ ना कुछ लॉस करके जाएगा प्री टेंशन में। तो प्री टेंशन में क्या था कि आप कितना भी वायर खींचिए, आप काटिएगा तो लॉस होगा होगा। अब पोस्ट टेंशन में कॉन्सेप्ट दूसरा है। पोस्ट टेंशन में वायर जो है वो ऐसे ऐसे करके रखा हुआ है, कंक्रीट आप एक डक्ट बना के आप छोड़ दिए, डक्ट में वायर रख के छोड़ दिए, 28 दिन तक कंक्रीट आपका पूरा सूख रहा है, सूख गया कंक्रीट। अब आप क्या किए, आप बोले प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाना है, तो आप क्या किए, इधर से मान लीजिए इसको लॉक किए वायर को, और आप इसको पहले खींचे। तो खींचिएगा तो कैसे खींचिएगा, वही एग्जांपल की कंक्रीट में से हाथ रखिएगा और हाथ रख करके इसको इस तरह से खींचिएगा, चाहे जैक लगा के खींचिए चाहे हाथ से खींचिए, करना तो यही पड़ेगा। तो जब हाथ रख करके इस तरह से आप खींचिएगा, तो जब पहला वाले को आप खींच रहे हैं तो इसमें तो वो झटका वाला सिस्टम खत्म हो गया ना। प्री टेंशन में क्या था कि कटिंग कर रहे थे तो वो कंप्रेस हो रहा था, छोटा हो रहा था। इसमें तो आप उसको खींच ही रहे हैं, तो जब खींच रहे हैं तो कंक्रीट अंदर की तरफ जा रहा है, वायर बाहर की तरफ आ रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है इसमें। ये तो सिर्फ पुलिंग एंड पुशिंग वाला केस चल रहा है। उसमें क्या था, सडन था प्री टेंशनिंग में। तो पोस्ट टेंशनिंग में जब आप पहला वाला वायर खींच रहे हैं तो पहला वाला वायर से पहले और कोई वायर टाइट नहीं किए थे आप, तो लॉस किस में होगा, जब वायर टाइट ही नहीं किए किसी को। तो देयरफॉर लॉस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ फर्स्ट वायर, ये कितना होगा, 0। ये समझ में आना चाहिए। ये आप निकाले हैं एक वायर का, अभी फिलहाल पहला वायर को खींचे तो कोई लॉस नहीं हुआ। अब फिर लॉस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ सेकेंड वायर इज इक्वल टू लॉस इन फर्स्ट वायर। अब लॉस इन फर्स्ट वायर कितना, फर्स्ट वायर फर्स्ट केबल, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ सी। ये ध्यान रखना है, एफ सी निकालते निकालते लॉस ही, मतलब एफ सी नहीं लिख देना, लॉस तो क्या होता है, अल्फा इंटू एफ सी होता है। अब अल्फा का वैल्यू 6 था, 6 इंटू एफ सी का वैल्यू 2.7, तो ये हो जाएगा आपका 16.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा को खींचे तो पहला में इतना का लॉस हुआ। अब जब तीसरा को खींचेंगे, लॉस ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ थर्ड वायर, तो हमको पहले 2 में लॉस होगा, तो लॉस इन फर्स्ट एंड सेकेंड केबल। तो फर्स्ट एंड सेकेंड केबल को इस तरह से लिख देते हैं। अब अल्फा नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 16.2 प्लस 16.2, 1 में हुआ 16.2, 2 में भी हुआ 16.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ऐड कर देते हैं या ऐड ही यहीं पे कर देते हैं, इज इक्वल टू 32.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपके न्यूमेरिकल में पूछा था कि 3 केबल्स को स्ट्रेच करने से कितना लॉस होता है, तो 3 केबल्स को स्ट्रेच करने से पहले वाले को स्ट्रेच किए तो 0, दूसरे वाले को किए तो 16.2 का पहले में आया, तीसरे को किए तो पहले और दूसरे में 32.4 आया। अब आप क्या कर सकते हैं, सेफ साइड के लिए आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल लॉस, या टोटल लॉस नहीं कह सकते, एक्चुअली एवरेज लॉस आपको बताना पड़ेगा कि एवरेज लॉस इन पोस्ट टेंशन मेंबर। सेफ साइड के लिए बस हम ये वाला वैल्यू लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। एवरेज लॉस इन पोस्ट टेंशन मेंबर ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग,
इज इक्वल टू क्या है, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। एवरेज तो यही ना रहा, एक एक को खींचे तो इतना 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 हुआ। अल्टीमेटली अगर हम एवरेज जानना चाहें कि जब बनने के बाद बताओ एवरेज कितना है, तो बनने के बाद तो 0, 16.2, 32.4 ऐड किए, डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 0 प्लस 16.2 प्लस 32.4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 16.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। नहीं लिखेंगे तो भी काम हो सकता है, लिख दिए तो भी फिर बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या है कि कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा कि क्या पूछना चाह रहा था वो। क्योंकि एक्चुअली में इस तरह के केसेस में क्या होता है ना, सक्सेसिव लॉस होता है ना, इसलिए एक एवरेज निकाल दिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सेकेंड वाला न्यूमेरिकल। एक हो गया प्री टेंशन का, एक हो गया पोस्ट टेंशन का। ये दोनों किस लॉस के लिए हुआ, इलास्टिक शॉर्टनिंग वाले के लिए हुआ। सबसे लेंदी यही वाला दोनों लॉस होने वाला था सॉल्व करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहीं घुसा है। अब बाकी, अब इसके बाद अब हम लोग श्रिंकेज का कर लेते हैं, क्रीप का कर लेते हैं। डायरेक्टली वैल्यूज गिवन होगा, डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे, 5-5 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड न्यूमेरिकल में, जो कि हम लोगों का होगा श्रिंकेज वाला ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए कॉन्क्रीट बीम इज प्री स्ट्रेस्ड बाई ए केबल कैरिंग एन इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑफ 300 किलो न्यूटन। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इज 300 mm स्क्वायर। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन केबल ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट इफ द बीम इज प्री टेंशन पोस्ट टेंशन, दोनों दे दिया है। एज्यूम ES दे दिया है, एंड एज ऑफ कॉन्क्रीट एट ट्रांसफर इज इक्वल टू 8 days। आपको एज ऑफ कॉन्क्रीट भी दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे याद कर लेना है फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला गड़बड़ाएगा वहीं पे सारी चीज़ें गड़बड़ा जाएगा। आपको ये तो पता है कि लॉस निकालना है, तो लॉस इज इक्वल टू, ये आप स्ट्रेस में लॉस निकालने वाले हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इनटू आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब स्ट्रेन में यहाँ जब श्रिंकेज की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रेसिडुअल स्ट्रेन। और रेसिडुअल स्ट्रेन के लिए आपको हम बताए थे कि अगर आपका प्री टेंशनिंग है तो प्री टेंशनिंग में फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगा 300 इंटू 10⁻⁻⁻6। अगर पोस्ट टेंशनिंग है तो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लॉग T प्लस 2। तो अब आपको प्री टेंशनिंग जब पूछ रहा है तो आपको ये प्री टेंशन का डायरेक्टली आपको एप्सिलॉन पता है, आपको ES पता है, आप डायरेक्टली लॉस निकाल सकते हैं। ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में आपको क्या करना है कि इसमें आपको एज ऑफ कॉन्क्रीट एट ट्रांसफर 8 days, ये यहाँ पे दे दिया है, तो T इक्वल टू 8 days हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि कभी हो सकता है क्वेश्चन में 72 आवर्स दे दे, तो 72 आवर्स दे देगा तो 3 days हो जाएगा, तो 72 यहाँ पे नहीं रख देना, ये T जो होगा ये डेज में होगा। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि T जो है ये आपका डेज में है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस तुरंत वैल्यूज रखना है और हम लोगों का आंसर आ जाएगा। बस जो जल्दबाजी में गड़बड़ी नहीं करना है वो ये कि पूछ क्या रहा है, परसेंटेज लॉस, तो परसेंटेज लॉस निकालना है। बार बार बोल रहे हैं, सिर्फ लॉस निकाल के नहीं चले आना है, क्वेश्चन पढ़ना है। अगर लॉस बोल रहा है तो लॉस निकालना है, परसेंटेज लॉस दे रहा है तो परसेंटेज लॉस निकालना है। ठीक है, सबसे पहले फिर से वही गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, 300 P फोर्स दिया हुआ है, 300 किलो न्यूटन। अब आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर्स दे दिया है 300, मतलब स्मॉल a बता दिया है 300 mm स्क्वायर। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस ड्यू टू प्री टेंशन पोस्ट टेंशन, ES दिया हुआ है, ES कितना है 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। और एज ऑफ ट्रांसफर मतलब T इज इक्वल टू 8 days दे दिया है। यही है बस मेरा गिवन कंडीशन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वाला केस लिखिए। पहला वाला केस है आपका प्री टेंशनिंग या प्री टेंशन। तो प्री टेंशन है तो इसमें फॉर्मूला लिख दीजिए कि लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज इक्वल टू एप्सिलॉन CS, जो मेरा रेसिडुअल स्ट्रेन था, इनटू ES। ES गिवन है, एप्सिलॉन ES आपको वैल्यू डायरेक्टली पता होना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए एप्सिलॉन ES, यहाँ ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं, एप्सिलॉन CS इज इक्वल टू 300
इंटू 10⁻⁻6 फॉर प्री टेंशनिंग। ये एक लाइन में बता देने से क्या होता है ना कि सारा मार्क्स कटने का टेंशन ख़त्म। ठीक है, अब क्या हो गया 300 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 210। अब ये ध्यान रखना है कि जो आप लॉस स्ट्रेस में निकालेंगे वो क्या आएगा, आपका न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में आए, और आपका ई एस किस में है, किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में आए है यहाँ पे दिया हुआ। तो ये चीज़ बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब जाके पहली बार यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई होगा ई एस के साथ। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन में नहीं किए थे। यूनिट ध्यान रखना है, जब भी लॉस निकालिए न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में निकालिए, क्योंकि अगर मान लीजिए परसेंटेज लॉस पूछ रहा है तो इनिशियल फिर से स्ट्रेस निकालिएगा। पी गिवन है, एरिया गिवन है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको स्ट्रेस मिलेगा। हालांकि यहाँ भी किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, तो आप किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर निकाल के यहाँ बिना 1000 किए भी कर सकते हैं। मगर आपको पता है कि आप स्ट्रेस का वैल्यू हमेशा से आरसीसी पढ़ते हुए आए हैं, न्यूटन पर एम स्क्वायर में पढ़ते हुए आए हैं, तो कोशिश कीजिए न्यूटन पर एम स्क्वायर पे स्टिक कीजिए। अदरवाइज बहुत सारा यूनिट एक ही चीज़ के बारे में पढ़ने लगिएगा, गलती हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एप्सिलॉन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो स्ट्रेन है। ई का वैल्यू था 210 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर था, किलो न्यूटन को हटा के न्यूटन कर दिए। अब ये वाला मेरा जो लॉस आ गया, ये कितना आ गया 63 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। लेकिन लॉस पूछा नहीं था, परसेंटेज लॉस पूछा था, तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इनिशियल स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग केबल। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा P है 300 किलो न्यूटन है, तो इसको भी 1000 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई एरिया 300, तो ये कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब ये भी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये भी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अब पूछ रहा है परसेंटेज लॉस, तो यहाँ पे इसको बता दीजिए, देयरफॉर परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू इनिशियल कितना, लॉस कितना है 63, इनिशियल कितना है 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 6.3%। ये है मेरा इनिशियल परसेंटेज लॉस इन प्री टेंशन। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड पार्ट में आपको कह रहा है पोस्ट टेंशन का निकालने के लिए, तो पोस्ट टेंशन का निकाल लीजिए। हेडिंग दे दीजिए पोस्ट टेंशन। अब पोस्ट टेंशन में फिर से यहाँ पे लिखिए लॉस ड्यू टू श्रिंकेज इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एस इंटू ई एस। अब एप्सिलॉन सी एस का फिर पे यहाँ आप क्या कीजिए, लिख दीजिए एप्सिलॉन सी एस इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लॉग T+2। ये फॉर्मूला बता दिए। अब चाहे तो यहीं पे इसको सॉल्व भी कर लीजिए, इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई लॉग कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लॉग 10। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻6, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो गया डायरेक्टली। तो 200 इंटू 10⁻⁻6 ये हो गया आपका इसका वैल्यू, एप्सिलॉन सी एस का वैल्यू। कोई यूनिट तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ला करके इसको डायरेक्टली पुट कर दीजिए 200 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ई एस का वैल्यू है 210। इसको भी परसेंटेज में निकालना ही है, इसलिए इसको यहीं पे इसको इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 42 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। फिर से सेम परसेंटेज लॉस पूछा है, तो देयरफॉर परसेंटेज लॉस। अब क्योंकि इनिशियल स्ट्रेस बार बार तो निकालना नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्ट्रेस एक बार तो आप निकाल ही दिए ना गिवन कंडीशन से, पार्ट तो बाद में किए ना, यही क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ही है, तो इनिशियल स्ट्रेस तो 1000 ही रह जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4.2%। हो गया न्यूमेरिकल ख़त्म, श्रिंकेज वाला। अब इसमें और कोई टाइप नहीं हो सकता है, इसमें यही टाइप हो सकता है, यही फॉर्मूला है, यही एप्सिलॉन सी एस है। हम दोनों दे दिए, हो सकता है एक देगा तो हो सकता है 4 मार्क्स में दे, मगर 4 मार्क्स में क्योंकि न्यूमेरिकल आपको देता नहीं है, 6 मार्क्स में ही देता है, तो आप मान के चलिए कि दोनों ही पूछने के चांसेस है, या नहीं तो सेकेंड वाला पूछने के चांसेस है। फर्स्ट वाला तो नहीं पूछेगा एटलीस्ट, क्योंकि ये तो डायरेक्टली वैल्यू रख देने से काम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा थर्ड न्यूमेरिकल जो हम श्रिंकेज को कंसिडर करके किए। अब फोर्थ न्यूमेरिकल में आ जाइए। फोर्थ ले लेते हैं इसका
क्रीप स्ट्रेन वाला है। ए कॉन्क्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm वाइड 300 mm डीप, वही सेम डेटा है, इज प्री स्ट्रेस्ड बाई 5 वायर्स ऑफ 7 mm डायामीटर। अब आया यहाँ पे 5 वायर 7 mm डायामीटर का। अब यहाँ π/4 d² इंटू 4 वाला कैलकुलेशन इंटू 5 वाला कैलकुलेशन आ गया। लोकेटेड एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 50 mm, ई मिल गया। इनिशियल स्ट्रेस ऑन द वायर्स 1200 Nm/mm², मल्टीप्लाई करेंगे तो पी निकल जाएगा मेरा। एस्टिमेट द लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। अब क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट के बाद लिख दिया है दोनों मेथड, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन और क्रीप कोफिशिएंट। हम आपको कराए थे क्रीप कोफिशिएंट, अभी हम आपको अल्टीमेट क्रीप का भी करा देते हैं, क्योंकि आपको क्या पता दोनों में से कोई भी पूछ दे नाम लेकर के। अगर नाम लेके नहीं किया तो क्रीप कोफिशिएंट ही पूछेगा, लेकिन अगर बोल दिया अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन से निकालिए तो हम न्यूमेरिकल करा देते हैं। मैराथन में नहीं कवर किए थे, यहाँ कवर कर देते हैं, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूज़ फॉलोइंग डेटा, ये सब डेटा दे दिया है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन से जब आप यूज़ करते हैं तो लॉस इन स्ट्रेन लॉस इन केबल, ये हम इसके लिए लिख रहे हैं, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन के लिए लिख रहे हैं। लॉस इन केबल इज इक्वल टू आपका जो एप्सिलॉन cc, जो क्रीप कोफिशिएंट जो है आपका क्रीप स्ट्रेन, इंटू ES इंटू FC, ये हो जाएगा। और क्रीप कोफिशिएंट वाले मेथड में यहाँ लिख ही देते हैं, आप लोग का ठिकाना नहीं है। अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला बताए। अब कलर ही चेंज कर देते हैं। दूसरा वाला कौन सा था, क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप कोफिशिएंट में फॉर्मूला क्या था, ये था फाई इंटू अल्फा मॉड्यूलर रेशियो इंटू FC। इसका मतलब है कि FC तो आपको निकालना ही है दोनों ही मेथड में। FC का ही तो उतना देर से हम लोग कैलकुलेशन समझा रहे हैं। अब एप्सिलॉन cc और फाई देखिए, यहाँ क्वेश्चन में गिवन दे दिया है, ये हमेशा गिवन रहेगा, रटने की भी जरूरत नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू आपको एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो एप्सिलॉन cc और फाई का कैलकुलेशन खत्म। अल्फा मॉड्यूलर रेशियो होता है, ES/EC करेंगे आ जाएगा, ES गिवन ही है क्वेश्चन में। मतलब सारा कैलकुलेशन क्रीप वाले न्यूमेरिकल में भी FC के ऊपर आकर के अटक जाता है। तो इसलिए अब क्वेश्चन में क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गया कि क्रीप में भी बोला है तो आपको FC ही निकालना है। फिर से आपको क्या करना है, FC समझना है। FC समझने में क्या ज़रूरत है, आपको बस चेक कर लेना है अभी कि इसेंट्रिसिटी कितना है, 50 mm, और ये नहीं लिखा है कि किस तरफ है। तो मान के चलते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा वो कहाँ जाएगा इसेंट्रिसिटी, ये वाला आपका बीम है, हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि हम लोग क्या देना चाहते हैं, हम लोग इसमें प्री स्ट्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग नीचे का टेंशन खत्म करना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग ऐसा ही वाला स्ट्रेस पहले से देना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा केबल जो होगा हम वो मान लेते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट टेंशन वाले जोन में ही रखा हुआ होगा। न्यूट्रल एक्सिस इसके सेंटर से पास करेगा, यहाँ से पास किया, इसेंट्रिसिटी बता दिया है 50 mm का। ये सब चीज़ें अब समझदारी आ गई यहाँ पे, ये आपको खुद रख देना है E = 50 mm। बाय डिफ़ॉल्ट में मानना है कि केबल नीचे ही लगाएंगे टेंशन में, ठीक है। अब आपको E मिल गया, अब आप यहाँ से FC निकाल, आप नीचे केबल लगा दिए हैं, समझ में आ गया मेरा फॉर्मूला क्या होगा। मेरा फॉर्मूला हो जाएगा P/A प्लस P इंटू E इंटू Y/I। I नहीं गिवन है, लेकिन 100 और 300, B और D गिवन है, BD³/12 I हो जाएगा। Y मेरा फिर से वही कि मेरा न्यूट्रल एक्सिस से केबल कितना नीचे है, जितना इसेंट्रिसिटी है 50, तो Y 50, E 50, P आपको यहाँ से भी आप निकाल लेंगे, 5 इंटू π/4 इंटू 7² करेंगे, वो एरिया आ जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे स्ट्रेस का वैल्यू, तो हम लोगों का P निकल जाएगा। एरिया 100 इंटू 300, ये सब तो गिवन वही वाला डेटा है, बस इसी को यहाँ पे क्या करना है, रखना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, वही कंडीशन हम लोग सबसे पहले गिवन कंडीशन लिख देते हैं। अब गिवन कंडीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये तो गिवन रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, और क्वेश्चन पेपर में तो वैसे ही आपको कुछ लिखना नहीं है, अदरवाइज तो आप जान ही रहे कि आजकल तो मार्क्स भी कटता है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अब गिवन कंडीशन, ये क्वेश्चन में लिखा है, इसमें से सब कुछ उतार लीजिए। क्या क्या गिवन है, B = 100 mm, D = 300 mm, एरिया जो है वायर्स का वो आ जाएगा 5 इंटू π/4 इंटू 7², ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाता है। इसेंट्रिसिटी 50 mm, इनिशियल स्ट्रेस
इज इक्वल टू 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एस्टिमेट लॉस बाकी गिवन कंडीशन में ES 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, EC 35 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, एप्सिलॉन CC जो क्वेश्चन में गिवन था सारी चीज़ों को यहाँ लिख लीजिए। 41 इंटू 10⁻⁻6। अब क्योंकि ये स्ट्रेन है इसका यूनिट नहीं रहता है, क्या लिखा है पर न्यूटन पर mm स्क्वायर, मतलब पर स्ट्रेस इतना है, मतलब स्ट्रेन है यूनिटलेस भी है। आप चाहें तो पर न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड होता है कि हर एक स्ट्रेस पे इतना स्ट्रेन का वैल्यू आ रहा है। फाई का वैल्यू गिवन है आपको 1.6। अब आपको इनिशियल स्ट्रेस गिवन था, एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ रहा है 192.5 mm स्क्वायर। अब इनिशियल स्ट्रेस यहाँ P निकालना था हम लोगों को, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। कलर चेंज कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स P इज इक्वल टू 1200 इंटू 192.5, ये आ जाएगा 23 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन हो जाएगा। अब P मिल गया हम लोगों को। पहले फॉर्मूला लिख देना है, क्यों? क्योंकि अचानक से हम FC निकाल देंगे तो क्यों निकाले, एग्जामिनर को ये भी तो समझाना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहला वाला मेथड, अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन मेथड। इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, लॉस ड्यू टू क्रीप। अब अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, एप्सिलॉन CC इंटू ES इंटू FC। अब आपको दो पता है, अब आप यहाँ पे लिखिए हेयर FC इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए। फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट लिखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। P हम लोग निकाले हैं 23 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई एरिया 100 इंटू 300 प्लस P 23 इंटू 10⁻⁴ E 50 Y 50 इंटू 12 पहले ही कर देते हैं क्योंकि नीचे I करने वाले हम लोग BD³ B है 100 D है 300³ तो ये आ जाएगा 10.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब FC मिल गया। अब यहाँ पे रख दीजिए फॉर्मूला में। अब यहाँ पे आपका लॉस ड्यू टू क्रीप इज इक्वल टू एप्सिलॉन CC का वैल्यू हम लोग को गिवन है 41 इंटू 10⁻⁻6 41 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ES का वैल्यू 210 ही होगा, हाँ बिल्कुल 210 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है। इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए इंटू 1000 इंटू FC का वैल्यू 10.2, क्योंकि यहाँ न्यूटन पर mm स्क्वायर में था इसलिए इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिए। तो ये आ जाएगा 88 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन, इससे आया 88 का। अब सेकेंड वाला मेथड, ये था मेरा क्रीप कोफिशिएंट मेथड। अब क्रीप कोफिशिएंट मेथड का भी फॉर्मूला लिख दीजिए, लॉस इन स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप क्या हो जाएगा फाई इंटू अल्फ़ा इंटू FC। अब फाई का वैल्यू गिवन है हम लोगों को 1.6, वैल्यूज़ रख दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू नहीं गिवन है तो यहीं पे रख दीजिए, ES/EC कर दीजिए। तो आपको पता है कि ये ES/EC का जनरल वैल्यू आपको हर जगह अभी 6 ही देखने को मिल रहा है। हम समझदारी करते हुए डायरेक्टली यहाँ रख देते हैं, उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और FC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो आप यहाँ निकालें। एक्चुअली ये FC को क्या करते हैं ना, पहले रख देते हैं क्योंकि FC तो कॉमन है ना मेरा,
क्योंकि ये FC जो निकाले ये तो हम कॉमन निकाले ना, ये तो दोनों मेथड में यूज़ होने वाला है। तो यहाँ भी FC का वैल्यू डायरेक्टली हम लोग यहाँ रख दिए 10.2, और यहाँ भी FC का वैल्यू हम लोग अब डायरेक्टली रख देते हैं इंटू 10.2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ रहा है 97.92 न्यूटन पर mm²। दोनों मेथड्स में वैल्यू जो है वो अलग अलग आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो हमको एग्जाम में क्या पूछ रहा था कि हमको बोला था कि दोनों मेथड से आप निकालिए लॉस ऑफ स्ट्रेस। अब एग्जाम में हो सकता है ये भी कर दे कि अब अगर मान लीजिए सिर्फ इतना नहीं पूछना चाहेगा तो वो बोल देगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। तो डिफरेंस कितना लॉस आ रहा है 97.92 माइनस 88, वो जो आपका 7 to 9.92 न्यूटन पर mm² का जो डिफरेंस आ रहा है ये पूछ सकता है। या नहीं तो एक लाइन में लिख दीजिए कि इसमें हम लोगों का इतना आ रहा है, इसमें हम लोगों का इतना आ रहा है, ये 2 लाइन करके लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में बस पढ़ लेना है। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा एसबीटी में, डायरेक्टली दिया है, बुक का क्वेश्चन है ये सब, तो डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन ही एसबीटी में आता है, जिसको आप प्रीवियस ईयर बोलते हैं। वो एक्चुअली में क्या होता है, जिस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम है उसका आप बहुत सारा टेक्स्ट बुक उठा करके देख लीजिए। जो स्टैंडर्ड राइटर्स है 2 या 3 राइटर्स अगर आप देख लेते हैं, आप उनके जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स देखिएगा ना, वही आपका PYQ होता है। क्योंकि एसबीटी में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है न्यूमेरिकल, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब से उठा के ही पूछा जाता है। एसबीटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह मेहनत करके क्वेश्चन का नया कॉन्सेप्ट नहीं बनाता है, जैसा हम लोग आपको क्लास में बताते हैं। तो क्यों बताते हैं? ताकि आपका ब्रेन उन सारी चीज़ों को समझ सके। एज ए स्टूडेंट, एज ए इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। एसबीटी का PYQ जो आप सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठाए और सॉल्व कर लिए। अब आप सेलेक्टिव उठाए, क्योंकि जो PYQ बनाई, जिस कंपनी का आप बुक रेफर करते हैं PYQ बोल करके, वो क्या किया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर वाले को ही सॉल्व करके वहाँ पे दिखाया। तो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम लोग कई बार सजेस्ट करते हैं कि PYQ के चक्कर में मत रहिए, आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाइए, उसके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाइए। वही आपका देखिएगा कुछ वैल्यूज़ 10-20 mm आगे पीछे करके PYQ में आता है। ठीक है, तो आज हम लोग फिर यहीं पे रहने देते हैं। हम लोग टोटल 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। पहला 2 जो है वो आपका है गया इलास्टिक डिफॉर्मेशन पे, तीसरा वाला हो गया श्रिंकेज पे, चौथा वाला हो गया आपको क्रीप पे। एक हो गया हम लोगों का रिलैक्सेशन ऑफ स्टील का, वो तो 8% स्ट्रेन होता है, डायरेक्टली स्ट्रेन इंटू ES रखेंगे, स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाएगा। वो न्यूमेरिकल आने का चांस 0 है, 1% कह लीजिए, नहीं आएगा। दूसरा आपका आ गया एंकरेज स्लिप। तो एंकरेज स्लिप आपको पता है कि PL/AE होता है, PL/AE। अब इसमें क्या सॉल्व कराना, ये तो आपका बेसिक्स है, ये तो आप सॉल्व करते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सब डायरेक्टली वैल्यू रखो, आंसर आ जाने वाला है। फ्रिक्शन का है तो फ्रिक्शन का नहीं कराते हैं, फ्रिक्शन का फिर लेंदी हो जाएगा, फिर वो पैराबोलिक केबल वाला भी कराना पड़ेगा, फिर स्ट्रेट केबल भी कराना पड़ेगा। आप मान के चलिए कि आपको फ्रिक्शन वाला न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है। तो आप लोग अभी फ़िलहाल आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो आप लोग ये 4 न्यूमेरिकल ही देख लीजिए। इन चारों में से ही जो 80-90% वाले जो चांसेस है ना, वो इन्हीं में से है। उसमें भी हम आपको बोलेंगे पहला 2 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लेंदी है, कॉन्सेप्चुअल है, 6 मार्क्स में आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि लॉसेस जो यूनिट है उससे अगर 2 न्यूमेरिकल पूछना हुआ तो एक कोई और पूछ लेगा। तो आपको अगर मान लीजिए फ्रिक्शन वाले का न्यूमेरिकल चाहिए अगर आपको, तो आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल है डैट सर सिविल, आप उसमें जुड़ जाइए। आप वहाँ मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो N कृष्णराजू बुक है प्रीस्टेस कंक्रीट किट, अगर आपके पास नहीं है और आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं फ्रिक्शन वाले, तो हम उसके जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं उसका फ़ोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो आप उसमें से देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब उस पर वीडियो बनाने जाएंगे तो वो लेंदी हो जाएगा नेसेसरी का। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है लॉसेस वाले को यहीं पे एंड कर देते हैं। इनकेस अगर टाइम मिला तो एनालिसिस वाले न्यूमेरिकल्स लाएंगे, अदरवाइज यही जो हम आपको कराए हैं ना, यही तो आपका एनालिसिस हो गया। एनालिसिस में क्या करेगा, या तो बीम के टॉप में पूछेगा या बीम के बॉटम में पूछेगा। तो यहीं पे आपको प्लस और माइनस वाला जो मैथन में बताया कॉन्सेप्ट, और यहाँ भी आपको सॉल्व करा के निकाल ही रहे हैं उतना देर से। तो एनालिसिस वाला भी हम लोग अब स्किप कर देते हैं, टाइम भी नहीं है। आप ये 4 न्यूमेरिकल्स कर लीजिए, लॉसेस वाले में सारे कॉन्सेप्ट्स इसी के अंदर में आपको मिल जाएंगे। आई होप अब हम आपको आज जो ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट का लॉसेस का, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपको कहीं ना कहीं इससे हेल्प मिलेगा। ये वाला जो आपका न्यूमेरिकल्स है, ये आपको गेट जो बीटेक के स्टूडेंट भी अगर देख रहे हैं तो उनको ये गेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में काम आएगा, या नहीं तो उनके अपने सेमेस्टर में जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट वो पढ़ेंगे तो वहाँ जो वो न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये सारे वही न्यूमेरिकल्स जो डिप्लोमा में पूछा जा रहा है वही बीटेक में भी पूछा जाएगा। बीटेक में ऐसा नहीं है कि अगर आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन से न्यूमेरिकल पूछा तो अब कुछ और बचा हुआ इसमें नहीं है, सब यही है। तो डिप्लोमा और बीटेक वालों में कोई फ़र्क नहीं रहा प्री स्ट्रेस कंक्रीट को लेकर के। जो डिप्लोमा वाले जानते हैं वही बीटेक वाले भी जानते हैं।
और ये जब आप बीटेक करके जब आप गेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से आता है, और वो भी बहुतों से सॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन क्लियर नहीं है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में कब प्लस कब माइनस करेंगे। और गेट भी ये बात जानता है, वो भी वही चीज़ पूछता है कि ये कब प्लस कब माइनस करेगा, यही चीज़ उसको देखना होता है, और कम टाइम में करेगा यही भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा आज जो ये लेक्चर है, आपको जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व किए लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट का, आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी और समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।